अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अक्सर हम सुनते हैं कि सफ़र वसीला ज़फ़र है, यानी सफ़र इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, नए तजुर्बात देता है। लेकिन कभी कभी कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी भर का रोग बन जाते हैं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से इंसान वापस तो आ जाता है, लेकिन उसका जहन वहीं किसी अंधेरे मोड़ पर फंसा रह जाता है। आज की कहानी हमें गुजरात के एक छोटे से गांव से हमजा ने भेजी है। ये वाक़या हमजा और उनके बचपन के दोस्त बिलाल के साथ आज से कुछ साल पहले पेश आया था। एक ऐसा स्कूल ट्रिप जो हंसी मजाक और खुशी से शुरू हुआ था, मगर जिसका अंजाम इतना खौफनाक था कि आज भी हमजा जब उस रात को याद करते हैं तो खौफ से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए हमजा की ज़बानी सुनते हैं कि आखिर उस मनहूस रात को मरी के उस पुराने होटल में क्या हुआ था। मेरा नाम हमजा है और ये वाक़या तब का है जब मैं और मेरा जिगरी यार बिलाल 10वीं जमात में पढ़ते थे। हम गुजरात के करीब ही एक छोटे से कस्बे में रहते थे। ज़िंदगी बड़ी सादा थी, न मोबाइल फ़ोन का इतना शोर था और ना ही इंटरनेट की दुनिया। हमारा स्कूल भी एक पुराना सरकारी स्कूल था जहाँ पढ़ाई तो अच्छी थी, लेकिन तफरीह के नाम पर कुछ ख़ास नहीं होता था। मैं और बिलाल अक्सर स्कूल जाते हुए बातें किया करते थे। हम देखते थे कि शहर के बड़े स्कूलों के लड़के कैसे गर्मियों की छुट्टियों में नारान, कागान या मरी के ट्रिप्स पर जाते हैं। वो रंग बिरंगी बसें, वो पिकनिक का सामान, वो कैमरे लिए हंसते मुस्कुराते चेहरे, हमें बहुत रश्क आता था। हम सोचते थे कि यार हमारी किस्मत में बस यही गांव की धूल और ये पुराना स्कूल ही लिखा है क्या। हमारे सीनियर्स ने भी कभी नहीं बताया था कि स्कूल की तरफ से कभी कोई ट्रिप गया हो। एक दिन बिलाल ने मुझे कोहनी मारते हुए कहा, यार हमजा, अब तो हम मैट्रिक में आ गए हैं, ये हमारा आखिरी साल है। अगर अब भी कहीं न गए तो फिर सारी जिंदगी यही हसरत रहेगी। क्यों ना प्रिंसिपल साहब से बात की जाए। मैंने पहले तो हिचकिचाहट का मुजाहिरा किया, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल साहब थोड़े सख्त मिजाज थे, लेकिन फिर दिल ने कहा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। हमने हिम्मत की, अपनी क्लास के लड़कों को इकट्ठा किया, कुछ जूनियर्स को भी साथ मिलाया और एक दरख्वास्त लिखी। दरख्वास्त में बड़े जज्बाती अंदाज में लिखा कि जनाब, हम किताबों के कीड़े बन चुके हैं, हमारा जहन थक चुका है, हमें भी थोड़ी तफरीह चाहिए ताकि हम ताज़ा दम होकर बोर्ड के इम्तिहानों की तैयारी कर सकें। हैरत अंगेज तौर पर जब वो दरख्वास्त प्रिंसिपल साहब के पास पहुंची और उन्होंने इतने सारे बच्चों के दस्तखत देखे तो वो थोड़ा नरम पड़ गए। उन्होंने असातिज़ा के साथ मीटिंग की और बिलाखिर ये फैसला हुआ कि अगले हफ्ते वाले दिन स्कूल हाफ टाइम लगेगा और उसके बाद बच्चों को बसों के जरिए मरी की सैर के लिए ले जाया जाएगा। ये खबर जंगल की आग की तरह स्कूल में फैल गई। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिसने जाना था उसने नाम लिखवाया। जाहिर है मैं और बिलाल तो सबसे आगे थे। घर वालों से बमुश्किल इजाज़त मिली, थोड़े बहुत पैसे जोड़े और बस फिर हम हफ्ते के दिन का इंतज़ार करने लगे। वो दिन आ गया। आधा दिन स्कूल लगा, लेकिन किसी का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। सबकी नज़रें गेट पर खड़ी उन 2 बसों पर थीं जो हमें हमारे ख्वाबों की दुनिया में ले जाने वाली थीं। दोपहर के वक्त हम बसों में सवार हुए। बस का माहौल बड़ा ज़बरदस्त था। लड़के मिल्ली नगमे गा रहे थे, कोई लतीफ़े सुना रहा था, कोई खिड़की से बाहर बदलते हुए मनाजिर को देख रहा था। जैसे जैसे हम मैदानी इलाके से निकलकर पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगे, ठंडी हवा के झोंकों ने हमारा इस्तकबाल किया। शाम होते होते हम मरी पहुंच गए। मॉल रोड की रौनक, पिंडी पॉइंट का नज़ारा और कश्मीर पॉइंट की खामोशी, हमने सब कुछ देखा। वक्त का पता ही नहीं चला। जब अंधेरा छाने लगा और सर्दी बढ़ गई तो असातिज़ा ने हमें इकट्ठा किया। प्लान तो ये था कि हम रात को वापस निकल जाएंगे, लेकिन शायद बस में कुछ खराबी आ गई थी या ड्राइवर ने रात को पहाड़ी सफ़र से मना कर दिया था, इसलिए अचानक प्रोग्राम तब्दील हो गया। हमारे इंचार्ज टीचर ने ऐलान किया, बच्चों, आज रात हम वापस नहीं जा रहे। मौसम भी ख़राब है और रास्ता भी ख़तरनाक है। हमने यहाँ करीब ही एक होटल में आप लोगों के रुकने का इंतज़ाम किया है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, स्कूल ने सब इंतज़ाम कर लिया है। ये सुनकर तो जैसे हमारी ईद हो गई। होटल में रुकना, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। हमारे लिए ये बहुत बड़ी एडवेंचर थी। बसें हमें लेकर मरी से थोड़ा हटकर गलियात वाले रास्ते पर एक पुराने से होटल की तरफ चल पड़ी। वो होटल, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। वो कोई आम जदीद होटल नहीं था, बल्कि ब्रिटिश दौर की बनी हुई एक पुरानी इमारत लगती थी। पत्थरों की दीवारें, ऊंचे ऊंचे दरख्तों में घिरा हुआ और चारों तरफ फैली हुई धुंध। रात के वक्त वो इमारत खूबसूरत कम और डरावनी ज्यादा लग रही थी।
होटल के गेट पर एक मध्यम सी पीली रोशनी जल रही थी। हम सब बसों से उतरे, ठंड से दांत बज रहे थे। असातिज़ा रिसेप्शन पर गए और कमरों की चाबियां लेने लगे। चूंकि लड़के ज्यादा थे, इसलिए एक एक कमरे में 3-3, 4-4 लड़कों को ठहराया गया। बारी बारी सबको चाबियां मिल रही थीं और वो अपने कमरों की तरफ भाग रहे थे। आखिर में मैं और बिलाल रह गए। हमारे इंचार्ज सर आए और उन्होंने एक चाबी हमें पकड़ाई और कहा, हमजा, बिलाल, ऊपर वाले फ्लोर्स पर कमरे खत्म हो गए हैं। तुम दोनों को ग्राउंड फ्लोर पर कमरा मिला है। ये बिल्कुल रिसेप्शन के साथ वाला कमरा है। आराम से रहना और शोर मत करना। हमने चाबी ली और अपने कमरे की तरफ बढ़े। अजीब बात यह थी कि ग्राउंड फ्लोर पर जहां रिसेप्शन डेस्क बना हुआ था, वहां इस एक कमरे के अलावा कोई और कमरा नहीं था। बाकी सारे कमरे लकड़ी की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर थे। रिसेप्शन का एरिया काफी बड़ा और खुला था, लेकिन वहां एक अजीब सी खामोशी थी। पुराने सोफे, दीवारों पर लगी हिरन के सरों वाली ट्रॉफियां और एक अजीब सी बू जो पुरानी लकड़ी और नम की होती है। हम कमरे में दाखिल हुए। कमरा काफी बड़ा था, लेकिन उसकी छत बहुत ऊंची थी। फर्नीचर पुराना था और खिड़कियों पर भारी पर्दे लटक रहे थे। हमने सामान रखा। हम खुश थे कि चलो पूरा कमरा सिर्फ हम 2 दोस्तों के लिए है, न कोई तीसरा न कोई रोक टोक। हमने सोचा था कि रात भर जागेंगे, बातें करेंगे, भूतों की कहानियां सुनाएंगे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। होटल वालों ने खाना हमारे कमरे में भिजवा दिया। बिरयानी थी जो हमने पेट भर कर खाई। सफर की थकान इतनी ज्यादा थी कि वो तमाम मंसूबे जो हमने जागने के बनाए थे धरे के धरे रह गए। खाना खाते ही आंखें बोझल होने लगीं। घड़ी पर शायद रात के 9:30 या 10 बज रहे थे। बाहर मुकम्मल सन्नाटा था। बस कभी कभार हवा के चलने से खिड़कियों के खड़कने की आवाज आती थी। हम दोनों अपने अपने बिस्तरों में घुस गए। मैंने कंबल ओढ़ा और मुझे याद नहीं कि कब मेरी आंख लग गई। नींद बहुत गहरी थी, लेकिन फिर वो ख्वाब शुरू हुआ। पता नहीं रात का कौन सा पहर था जब मैंने ख्वाब में देखा कि मैं इसी कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा हूं और अचानक हमारे कमरे का दरवाजा, जिसे हमने कुंडी लगाई थी, आहिस्ता से खुलता है, चर्र की आवाज के साथ। मैं ख्वाब में ही देख रहा हूं कि दरवाजे से एक साया अंदर दाखिल हुआ। वो कोई आम इंसान नहीं था। उसका कद गैर मामूली तौर पर लंबा था, इतना लंबा कि उसका सर दरवाजे की चौखट से टकरा रहा था। उसका रंग सियाह था जैसे जली हुई लकड़ी। उसके बाल लंबे और घुंघरियाले थे जो उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था। मैं हिलना चाहता था, लेकिन मेरा जिस्म जैसे मफलूज हो चुका था। जैसे ही वो रोशनी में आया, मैंने उसके हाथ में कुछ चमकता हुआ देखा। वो एक लंबा खंजर था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो मेरे बिल्कुल सिरहाने आकर रुक गया। उसने वो खंजर हवा में बुलंद किया और पूरी ताकत से मेरे सीने की तरफ वार किया। नहीं! मेरी चीख निकल गई और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था। हालांकि कमरे में शदीद ठंड थी। मेरा दिल उस जोर से धड़क रहा था जैसे पसलियों से बाहर आ जाएगा। मैं अभी अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश कर ही रहा था कि मेरी नजर साथ वाले बिस्तर पर पड़ी। वहां बिलाल बैठा हुआ था और उसकी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब थी। वो भी कांप रहा था और उसकी आंखें फटी हुई थीं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, बिलाल, तू ठीक है? बिलाल ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। उसने बमुश्किल कहा, हमजा, मैंने अभी एक बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने हैरत से पूछा, ख्वाब? कैसा ख्वाब? बिलाल ने थूक निगलते हुए कहा, मैंने देखा कि दरवाजा खुला और एक बहुत लंबा काला आदमी अंदर आया। उसके बाल घुंघरियाले थे और उसके हाथ में खंजर था। मैंने उसकी बात मुकम्मल की। बिलाल ने झटके से मेरी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे हलक में कांटे चुभने लगे। मैंने कहा, बिलाल, मैंने भी बिल्कुल अभी इसी वक्त यही ख्वाब देखा है। हूबहू वही आदमी, वही हुलिया, वही खंजर। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और कमरे की फजा अचानक बहुत बोझिल हो गई थी। ये कैसे मुमकिन है? 2 लोग एक ही वक्त में एक जैसा ख्वाब कैसे देख सकते हैं? ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। बिलाल ने सरगोशी में कहा, हमजा, मुझे लग रहा है कमरे के बाहर कोई है। हमें देखना चाहिए। मैं डर रहा था, लेकिन तजस्सुस और खौफ का अजीब मिलाप था। हम दोनों ने हिम्मत जमा की, बिस्तर से उतरे और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़े।
बाहर रिसेप्शन वाले हॉल से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। हमने एक दूसरे का हाथ थामा और आहिस्ता से दरवाजे की चिटखनी खोली। दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज रात के उस सन्नाटे में किसी धमाके से कम नहीं लगी। हमने दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। बाहर रिसेप्शन का हॉल बिल्कुल खाली पड़ा था। वो मध्यम पीली रोशनी अभी भी जल रही थी, जिससे पुराने सोफों के साए दीवारों पर देवकद भूतों की तरह नाच रहे थे। वहां कोई भी नहीं था, लेकिन फजा में एक अजीब सी घुटन थी। हम थोड़ा और बाहर निकले। मैंने सोचा कि शायद कोई वॉशरूम गया हो या कोई चौकीदार हो, लेकिन वहां हो का आलम था। हमने देखा कि होटल का मेन गेट अंदर से लॉक है। बिलाल ने मेरे कान में सरगोशी की, हमजा, मुझे लग रहा है कमरे के बाहर कोई नहीं है। शायद हमारा वहम था, चल वापस चलते हैं। हम वापस मुड़ने ही वाले थे कि अचानक होटल के मेन गेट पर दस्तक हुई। हम वहीं जम गए। इतनी रात गए इस वीरान जगह पर बाहर कौन हो सकता है? फिर बाहर से एक भारी मर्दाना आवाज आई, बच्चों, मुझे पता है तुम रिसेप्शन पर खड़े हो। दरवाजा खोलो, मैं होटल का मैनेजर हूं। चाबी अंदर रह गई है। हमने सुकून का सांस लिया। अच्छा, तो ये मैनेजर साहब हैं। हम डरते डरते मेन गेट की तरफ बढ़े। बिलाल ने आगे बढ़कर दरवाजे का लॉक खोला और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, हमारे हलक से चीख भी ना निकल सकी। सामने वही शख्स खड़ा था, वही ख्वाब वाला शख्स, वही 6 फुट से ज्यादा लंबा कद, वही स्याह रंगत, वही घुंघरियाले बाल जो चेहरे पर गिरे हुए थे। और सबसे खौफनाक बात, उसका दायां हाथ उसकी पीठ के पीछे छुपा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो खंजर निकालने वाला हो। वो हमें देखकर मुस्कुराया नहीं, बस घूरता रहा। उसकी आंखें खाली थीं। वो एक कदम आगे बढ़ा। हम लड़खड़ा कर पीछे हटे। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, क्या हुआ? डर क्यों रहे हो? मैं तो बस। उसने अपना हाथ पीछे से सामने निकाला। हमारी सांसें रुक गईं, लेकिन उसका हाथ खाली था, कोई खंजर नहीं था। वो अजीब से अंदाज में हंसा और अंदर की तरफ चल पड़ा। हम दोनों को जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। हमने 1 सेकंड भी जाया नहीं किया, फौरन पलटे और भागकर अपने कमरे में घुस गए और दरवाजा अंदर से लॉक करके उसके आगे कुर्सी भी रख दी। हम दोनों बिस्तर पर कांप रहे थे। ये क्या था? क्या ये वही आदमी था या हमारा दिमाग हमारे साथ खेल रहा था? अभी हम संभले भी नहीं थे कि तकरीबन 15-20 मिनट बाद बाहर हॉल में से फिर आवाजें आने लगीं। इस बार आवाज ऐसी थी जैसे कोई किसी भारी चीज को जमीन पर घसीट रहा हो। साथ में किसी के कराहने की आवाज थी, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। हमजा और बिलाल की हिम्मत तो जवाब दे चुकी थी, लेकिन इंसान जब बहुत ज्यादा डर जाता है तो कभी कभी उसे ये जानने की जल्दी होती है कि आखिर हो क्या रहा है। हमने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे, फर्श और दरवाजे के दरमियान जो झिरी थी, वहां आंख लगाई। जो मंजर हमने देखा उसने हमारे ओसान खता कर दिए। हमने देखा कि वही लंबे बालों वाला काला आदमी किसी शख्स को टांगों से पकड़कर फर्श पर घसीटता हुआ मेन गेट की तरफ ले जा रहा है। जिस आदमी को घसीटा जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि होटल का वही गंजा मैनेजर था जिसने हमें शाम को कमरा दिया था। वो मैनेजर खून में लथपथ था, उसके पेट से खून बह रहा था और वो बेहोशी के आलम में था। वो काला आदमी उसे घसीटते हुए बाहर अंधेरे में ले गया और पूरा सफेद फर्श खून की लकीर से सुर्ख हो गया। हम पीछे हट गए, हमारी जबानें गूंगी हो गईं। हमने एक दूसरे को पकड़ लिया। हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब बाहर निकले। हमने फैसला किया कि अब जो भी हो जाए, सुबह होने तक हम इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। सारी रात हम जागते रहे। हर आहट पर दिल उछलकर हलक में आ जाता। हमें ऐसा लग रहा था कि अब हमारी बारी है। बाहर मौत नाच रही थी और हम इस बंद कमरे में कैद थे। खुदा खुदा करके खिड़की से सूरज की पहली किरण अंदर आई। परिंदों के चहचहाने की आवाज ने हमें थोड़ा हौसला दिया। सुबह हो चुकी थी। अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। हमजा, बिलाल, उठो यार, नाश्ता कर लो, बस निकलने वाली है। ये हमारे क्लास फेलो अली की आवाज थी। हम डरते डरते उठे, कुर्सी हटाई और दरवाजा खोला। अली बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था। उसने कहा, क्या यार, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? जल्दी करो। हमने बाहर हॉल की तरफ देखा। हमारा मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया।
हॉल का फर्श बिल्कुल साफ था, न कोई खून का कतरा, न घसीटने के निशान। सब कुछ चमक रहा था। सोफे अपनी जगह पर थे, धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी। मैंने सोचा कि शायद रात को किसी ने सफाई कर दी होगी, लेकिन इतना खून इतनी जल्दी कैसे साफ हो सकता है? हम तैयार होकर बाहर निकले। जब हम रिसेप्शन काउंटर के पास पहुंचे तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। काउंटर के पीछे कुर्सी पर वही गंजा मैनेजर बैठा अखबार पढ़ रहा था जिसे हमने रात को खून में लथपथ मरते हुए देखा था। वो बिल्कुल ठीक ठाक था, उसके जिस्म पर खराश तक नहीं थी। बिलाल ने मेरा बाजू इतनी जोर से भींचा कि मुझे दर्द हुआ। हम दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। हम वहां से गुजर ही रहे थे कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं रुक गया। मैंने मैनेजर से पूछा, अंकल, वो रात को यहां एक लंबा सा आदमी आया था काले कपड़ों में, आपको पता है वो कौन था? मैनेजर ने अखबार नीचे किया और मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसने पास खड़े एक मुलाजिम रफीक को आवाज दी, ओए रफीक, इधर आ। रफीक भागता हुआ आया। मैनेजर का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने हम दोनों की मौजूदगी की परवाह किए बिना रफीक को डांटना शुरू कर दिया। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ये नीचे वाला कमरा नंबर 101 किसी को मत दिया करो। तुमने इन मासूम बच्चों को ये कमरा क्यों दिया? रफीक डर गया। साहब जी, ऊपर जगह नहीं थी, मजबूरी थी। मैनेजर ने दांत पीसते हुए कहा, मजबूरी थी तो अपने क्वार्टर में सुला देते। तुम्हें पता है ना कि उस कमरे में रुकने वालों के साथ क्या होता है। तुम्हें पता है ना कि भ्रम शैतान यहां क्या खेल खेलता है। मैनेजर की यह बात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। भ्रम शैतान? मैनेजर ने फिर हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में हमदर्दी थी। उसने नरमी से कहा, बेटा जाओ, जल्दी बस में बैठो और जो कुछ तुमने रात को देखा उसे भूल जाओ। वो हकीकत नहीं थी, वो बस एक धोखा था। हम वहां से भागे। बस में बैठकर भी हमारा जिस्म कांप रहा था। पूरे रास्ते हम खामोश रहे। जब हम घर वापस पहुंचे तो कई दिनों तक हमें बुखार रहा। स्कूल जाना तो दूर, हम कमरे से बाहर निकलने से भी डरते थे। काफी अरसे बाद बिलाल ने अपनी दादी अम्मा को ये वाकया सुनाया। बिलाल की दादी, जो पुराने ज़माने की बुजुर्ग खातून थीं, उन्होंने बताया कि पहाड़ों में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां कुछ बदरूहें या शैतानी ताकतें बसेरा कर लेती हैं। उन्होंने बताया कि भ्रम शैतान वो खबीस चीज़ है जो इंसान को जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि उसके दिमाग के साथ खेलती है। वो ऐसे मनाजिर, ऐसी आवाज़ें और ऐसे वाक़यात दिखाती है जो सिरे से मौजूद ही नहीं होते। उसका मकसद इंसान को इतना खौफजदा कर देना होता है कि वो दहशत से या तो पागल हो जाए या खुद को नुकसान पहुंचा ले। उस रात हमने जो ख्वाब देखा, जो आदमी देखा और जो कत्ल होते हुए देखा, वो सब उसी शैतानी कुव्वत का एक जाल था, एक नज़र का धोखा था। अगर हम उस रात डर के मारे कमरे से बाहर भाग जाते या शोर मचाते हुए जंगल की तरफ निकल जाते तो शायद वाकई हमारे साथ कोई हादसा हो जाता। आज इस वाकया को सालों गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी जब कभी हम मरी जाने का प्लान बनाते हैं तो वो रात याद आ जाती है। हमें होटल में रुकने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि कहीं किसी बंद कमरे में कोई हमारा इंतजार तो नहीं कर रहा। तो दोस्तों, ये थी हमजा और बिलाल की कहानी। उम्मीद है अगली बार जब आप किसी अनजान जगह पर रुकेंगे तो ये ज़रूर चेक कर लेंगे कि आपको कौन सा कमरा दिया जा रहा है। अल्लाह हाफिज़।